हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th का लास्ट चैप्टर जो कि है प्रोबेबिलिटी। इस सीरीज का ये बिल्कुल लास्ट चैप्टर होगा जिसे आज हम खत्म कर देंगे। इसी के साथ आपका जो सिलेबस है 10th का जितना भी मेन इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर आपको करना चाहिए, उतना मैंने इस सीरीज में कोशिश की है डालने की। उम्मीद है कि अगर आप इस सीरीज को करते हो कंप्लीट, क्योंकि आपकी 15 से 20 दिन में नॉर्मली खत्म हो जाएगी, इससे आप अपने मैथमेटिक्स में 10th क्लास का सारा कवर कर पाओगे और इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट हैं, वो सारे मैंने इस सीरीज में डाली हैं। तो कोशिश करना कि अगर आप सीरीज को देख रहे हो तो कंप्लीट करो, जिससे कि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो आज हम जो है इस लास्ट टॉपिक को, प्रोबेबिलिटी को खत्म कर देंगे और इसी के साथ ये सीरीज आज खत्म हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, आज का जो टॉपिक रहेगा वो है प्रोबेबिलिटी, यानी कि किसी चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। कोई इवेंट्स हैं, कोई संभावना है, यानी कि कोई भी आप केसेस ले रहे हो, किसी भी चीज की कोई भी ऑब्जर्वेशंस हैं, उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। प्रोबेबिलिटी को आप क्या बोल, हिंदी में क्या बोलते हो, प्रायिकता, या फिर क्या बोलोगे, संभावना। तो किसी भी चीज के होने या ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है या क्या संभावना है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, देखते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल अप्रोच। थ्योरेटिकल को उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं और प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो देखिए, सपोज अ कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम। तो आप जो एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसने एक कॉइन का एग्जांपल लिया है कि एक कॉइन है, उसको उछाला गया है। ठीक है। अगर हम बात करें कॉइन की, तो इस टाइप से क्या होगा, एक कॉइन हो जाएगा इस टाइप से, एक उस पर हेड होता है और एक दूसरी साइड उसकी क्या होता है, टेल। अगर हम इस कॉइन को उछालते हैं तो आपके पास दो केस आएंगे, या तो उसमें हेड आएगा या फिर टेल आएगा। आप जो क्रिकेट का मैच खेलते हो तो टॉस करते हो, उस टाइम आप चेक करते हो कि एक टीम हेड का हेड मांगती है और दूसरी टीम क्या करती है, टेल लिखती है। तो जो उसके फेवर में आता है, जो चीज मांगते हैं हेड या टेल, अगर वो आता है तो टॉस जीत जाती है। तो उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमने एक कॉइन का क्या एग्जांपल लिया है कि हमने कॉइन को टॉस किया है, उछाला है। तो उसमें दो केस बनेंगे, एक तो आ सकता है आपका हेड या फिर आ सकता है टेल। तो दो केसेस हो गए। लेकिन मान चलो आप टीम ए में है और आपने मांगा है कि आपको चाहिए हेड। तो इस हेड आने की क्या संभावना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हमारे पास जितने केसेस हम चाहते हैं, यानी कि हमारे फेवर में जो केस है वो, यानी कि आपके फेवर में हेड है, और हेड कितने केस हैं, सिर्फ एक केस है। और अपॉन में जो टोटल नंबर ऑफ केस होते हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन की, जैसे हेड और टेल, तो टोटल दो केस है, तो नीचे आप रखते हो टोटल केस। तो इस हिसाब से अगर आप हेड मांगते हो और आपके हेड आने की क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है, वो है 1/2। तो ये हो गई हेड आने की प्रोबेबिलिटी या फिर हेड आने की संभावना। ठीक है। ऐसी जो सामने वाली टीम है, टीम बी मान लेते हैं, और उसने क्या मांगा है, टेल। तो टेल आने की क्या संभावना रहेगी, क्योंकि टेल भी एक है तो इधर भी क्या आ जाएगी, 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/2। यानी कि अगर हम इस चीज से इतना सब देखने के बाद अगर हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना चाहें या फिर प्रोबेबिलिटी को एक मैथमेटिकली रूप में फॉर्मुलेट करना चाहें, तो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। यानी कि जितने भी आपके फेवर में है, जितने आपकी डिमांड की है, जितने आपने चॉइस किया, उतने आउटकम्स, उतने केसेस आपके ऊपर, और जितने भी टोटल केसेस हैं उस चीज से रिलेटेड वो आपके नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी, एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालने का एक फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। आपकी बुक्स में जो आपकी जो बुक है 10th की एनसीईआरटी, उसमें काफी एक स्लो, एक लो लेवल दिया गया है प्रोबेबिलिटी का, उसमें कुछ खास पूछा नहीं है। सिंपल सी आपके इवेंट्स, कुछ ऑब्जर्वेशंस या फिर कुछ केसेस होंगे, उनमें से कोई कंडीशंस होंगी, आपके छोटे मोटे सवाल हैं, उनमें से आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। सिर्फ इसी फॉर्मूले के बेस पर आप पूरा चैप्टर अपना कर पाओगे। तो आपकी जो एक्सरसाइज में है या फिर की जो एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी बुक के, उनको हम डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी प्रोबेबिलिटी का और अच्छे से समझ में आने लगे। तो देखिए, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का क्या दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है इधर, कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अभी इवेंट की, अगर यहाँ पे जो वर्ड आया इवेंट, इस इवेंट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि इवेंट क्या है। तो इवेंट कुछ नहीं है, इवेंट आप अपनी तरफ से बनाते हो। जैसे कि आपने हेड मांगा है, तो आप इवेंट क्या लिखोगे, ई कोई इवेंट है, तो वो इवेंट क्या है कि हेड आई, यानी कि आउटकम इज हेड, आउटकम इज हेड। तो ये क्या हो गया, एक इवेंट हो गया। ऐसे कोई भी आप इवेंट दूसरा ले सकते हो, आप ई की जगह एफ इवेंट ले सकते हो। एफ इवेंट क्या है कि आउटकम जो आए, आउटकम इज टेल। तो ये क्या हो गया, एक इवेंट होगा। यानी कि जो भी आप चॉइस करते हो जिस केस की, उसको आप एज आप एक इवेंट जो है उसकी फॉर्म में लिख सकते हो। तो इवेंट क्या हो गया, जो आपने
चॉइस किया, आपकी जो फेवरेबल का केस है उसको आपने इवेंट का नाम दे दिया, तो ये एक इवेंट है। तो पी ऑफ ई का मतलब क्या है कि अब जैसे आपने इवेंट माना है ई इक्वल टू आउटकम इज हेड, तो यानी कि हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपने ई से, जो आपके हेड आएगा उस आउटकम को आपने किससे डिनोट किया है, ई से डिनोट किया है। तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालोगे पी ऑफ ई, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम इज हेड, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी आप निकालना चाहते हो। तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हो कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन, यानी कि जितने ट्रायल्स में आपका जो है इवेंट है वो आ रहा है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, और नीचे जितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है, तो आपने हेड मांगा था तो हेड के कितने इवेंट्स थे, ओनली वन था, और टोटल कितने थे, तो टू। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी आएगी, 1/2। ये आपकी इवेंट का केस होता है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है इसमें। यहाँ पर एक अलग फॉर्म लिखी गई है डेफिनेशन की। डेफिनेशन है ये प्रोबेबिलिटी की कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम टू एक्सपेरिमेंट। एक ही बात है, चाहे आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज करो, कोई सी भी चीज को पढ़ो, सभी में एक ही बात की गई है। ये क्या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी बोल दिया गया, बाकी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल, कुल मिला के प्रोबेबिलिटी वही होती है कि जितने फेवरेबल आउटकम्स हैं वो आपको ऊपर लिखने होते हैं, और जितने भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो आपको नीचे लिखने होते हैं, और उसको सॉल्व करके आप क्या निकालते हो, प्रोबेबिलिटी निकालते हो। अब देखिए आपका पहला एग्जांपल क्या है क्वेश्चन में, एग्जांपल फर्स्ट है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। ये वही क्वेश्चन है जो हमने एग्जांपल लिया था, हमने कॉइन को टॉस किया है, उसके इसमें एक हेड आता है एक टेल आता है, तो आपको हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालती है 1/2 और टेल आने की भी आती है 1/2। अब एक बार देख लेते हैं कि आपके बुक के जो एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का जो आंसर है किस टाइप से फ्रेम करना है। तो इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ द टॉसिंग अ कॉइन वंस द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 2। इसमें बताया गया है कि जब आप किसी कॉइन को उछालते हो तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यानी कि जितने भी आउटकम्स आते हैं जो केसेस बनते हैं वो कितने होते हैं, 2 केसेस होते हैं। एक तो होता है हेड और एक होता है टेल। लेट ई बी द इवेंट गेटिंग अ हेड। जैसे हमने माना था ई, हमने कोई इवेंट माना है और इवेंट का क्या नाम है कि गेटिंग अ हेड, यानी कि हेड आने का इवेंट ई माना है हमने। द नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई ऑफ गेटिंग अ हेड इज 1, यानी कि हेड आने का आउटकम कितना है, एक है, क्योंकि यहाँ पे कितने केसेस बने थे, एक में हेड आया था और एक में टेल आया था, तो 2 केस बने थे टोटल, टोटल केस 2। और आपके जो फेवर में थे, अगर ई आप इवेंट मानते हो तो आपके केस में कितना, सिर्फ 1 आउटकम आया जो कि है हेड। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, यानी कि अगर आप निकालते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, या फिर आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और ई क्या माना आपने, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो गई, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, यानी कि ई के फेवर में जितने आउटकम्स हैं वो कितने हैं, वो एक है, और अपॉन में क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2। तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। तो ऐसे ही सिमिलरली एफ इज द इवेंट गेटिंग अ टेल। अब ये तो आपने माना था हेड आने का इवेंट, लेकिन आप एफ को मान लोगे टेल आने का इवेंट, तो टेल भी कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, और टोटल कितना है, 2। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। तो इस टाइप से आपका पहला क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कॉइन कंप्लीट होता है। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है कि जितने आपको जो इवेंट्स हैं जो आपके फेवर में है उनको आपको ऊपर लिखना है, और जितने भी टोटल इवेंट्स हैं उनको आपको नीचे लिखना है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। इफ अ बैग कंटेन रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल, ऑल द balls being of same size, Kritika takes out a ball from the bag without looking on it. What is the probability that he takes out a yellow ball, a red ball और blue ball? अब देखिए इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, एक बार मैं आपको, आपके पास क्या रेड बॉल है, ब्लू है और येलो है, तो मैं यहाँ बॉल बना देता हूँ। ये तो आपके पास एक क्या होगी, येलो बॉल हो गई, इस टाइप से एक येलो बॉल हो गई, और एक बना लेते हैं रेड बॉल, एक ये हो गई रेड। ये बॉल की जैसे तो नहीं है, लेकिन आप इसको बॉल कंसिडर कर सकते हो। और एक बच गई आपकी ब्लू बॉल, तो ब्लू के लिए हम ले लेते हैं ये रहा, तो एक हम मान लेते हैं अपनी ब्लू बॉल। तो आपके पास 3 टाइप की बॉल हैं इस तरह से, और ये किसी एक जो है बैग में बंद है, तो एक बैग और बना देते हैं इनके लिए। तो ये एक हो गया आपका बैग, इस टाइप से बैग आपका है, में इसका वो बना देते हैं कोई हैंगर वगैरह टांगने के लिए। अब आपको पता नहीं है, आपने बिना देखे इनमें से कोई भी एक बॉल निकाली, यहाँ से आप कोई भी एक बॉल निकालते हो, मान चलो उसका कलर आपको नहीं पता, आपने बिना देखे कोई भी बॉल निकाल दी और ये बॉल होगी इस टाइप से निकल गई बाहर। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग टेक आउट द, पहला केस क्या है कि वो येलो बॉल निकालती है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम क्या करते हैं, ई एक इवेंट मान लेते हैं, ई इक्वल टू येलो बॉल, ठीक है। येलो बॉल का हम क्या मान लेते हैं, इवेंट मान लेते हैं ई को। तो अगर आप निकालना चाहते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग येलो बॉल, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम येलो बॉल निकालने की।
ठीक है जी। अच्छा, क्या फॉर्मूला होता था कि टोटल जो केस थे उसको हम नीचे लिखते थे, टोटल आउटकम, और फेवरेबल आउटकम हम ऊपर लिखते हैं। तो इसमें आप देखो कि टोटल कितने हैं, 1 2 और 3। तो टोटल केस कितने हैं आपके पास, 3, तो नीचे तो आएगा 3। अच्छा, अब चेक करिए आपके जो फेवर में, यानी कि आपको चाहिए रेड येलो बॉल, येलो बॉल चाहिए, तो येलो बॉल कितनी है इसमें, तो सिर्फ एक येलो बॉल है। तो आपके फेवर में कितने केसेस है, 1। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गई येलो बॉल निकालने की 1/3। इतनी बात समझ में आई। ऐसे अब आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। रेड बॉल भी इसमें 1 है, तो रेड के इवेंट को हम आर से डिनोट कर देते हैं कि आर क्या है, रेड बॉल का इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है आपके पास, 1 है, और अपॉन में सारी बॉल कितनी है बैग में, वो है 3। तो ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/3 आएगी। ऐसे ही अब आपको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल को हम बी से डिनोट कर देते हैं। तो क्या बचा, प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल भी कितनी है भाई, इसमें 1 ब्लू बॉल है और टोटल कितनी है, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितनी आई, 1/3। ठीक है, तो सभी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, सभी की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/3 1/3 और 1/3 आ गई। ठीक है, अब इस चीज से हम एक चीज और डिनोट करते हैं। इतना करने के बाद हम एक चीज पढ़ते हैं कि अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, जो आपने ये इसकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाली है, ये सभी इनको आप ऐड करो, यानी कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालो, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ आर को, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इन सबको आप ऐड करो, यानी कि 1/3 प्लस में 1/3 और प्लस में 1/3। जब आप इन सभी को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 3/3, और 3/3 इसके इक्वल होता है 1 के। तो यानी कि अगर हम कंप्लीट टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं सभी इवेंट की, तो वो क्या आती है, वो हमेशा 1 आएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ऑप्शन टाइप में ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछ लिया जाता है कि अगर आपको टोटल केसेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी जाए, या फिर बोला जाए कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ऑल प्रोबेबिलिटी, तो हमेशा क्या होगी, वो आपकी 1 आएगी। बिल्कुल ध्यान रखनी है ये बात कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक या कंसेप्ट पढ़ते हैं इसमें, वो क्या है, इसमें वही चीज बता रखी है कि इन एग्जांपल 1 वी नोट दैट पी ई और पी एफ इक्वल टू 1। वही बता रहा है कि आपने पहले जो टेल का और हेड का इवेंट निकाला था, प्रोबेबिलिटी निकाली थी, वो क्या थी, 1/2 और 1/2। जब इनको आप ऐड करोगे क्या आएगा, 2/2, यानी कि 1। यानी कि पहले केस में भी 1 आई थी, दूसरे केस में जब हमने येलो, रेड और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली है, उसमें भी सबकी प्रोबेबिलिटी 1 आई है। तो इन सबसे हमें क्या पता चलता है, इन सबसे हमें पता चलता है कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 1। यानी कि आप जितने भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालते हो, सभी को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, आपके पास 1 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया अच्छी तरह से। हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले कंसेप्ट तो इसमें आपके और इससे ज्यादा कुछ नहीं आने का, सिर्फ हम क्या करें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जितने आपके जो इंपॉर्टेंट है, फिर जो ज्यादा बार आ सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरह कंसेप्ट और क्लियर हो जाए कि प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे। इससे आगे के जो हमारे प्रोबेबिलिटी में आगे जो लेवल है, वो आप 11th क्लास और 12th क्लास में जाके आगे पढ़ाई करोगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही आता है इसमें। उसके लिए हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि पहला, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन ये है कि सपोज वी थ्रो अ डाइस वंस। हमने किसी एक डाइस को उछाला है। डाइस आप अच्छी तरह अपने लूडो खेलते हो, उसमें डाइस होते हैं, इसमें 6 फेस होते हैं, और हर किसी फेस पर 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग लिखी होती है। तो फर्स्ट केस क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो हमें निकालना है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें नंबर 4 से ज्यादा आए। और दूसरा केस क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। यानी कि दूसरा केस क्या है कि जो हमारे पास नंबर आए, या तो वो 4 आए या 4 से छोटा आए। तो एक बार हम केस बना लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से केस होते हैं। तो अगर आप किसी डाई को थ्रो करते हो, व्हेन वी थ्रो अ डाइस, थ्रो अ डाइस, जब आप किसी डाइस को थ्रो करते हो तो उस पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और 6। तो ये जो है टोटल इक्वल टू 6 केसेस या 6 आउटकम्स आपके पास आते हैं। मैं लिख देता हूँ टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम इक्वल टू कितने हैं, 6। तो फर्स्ट केस क्या है आपके पास, फर्स्ट आपके पास केस है कि जो फर्स्ट है आपके पास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो आपको पहला केस क्या है, यानी कि ई आप पहले इवेंट मान लेते हो कि यहाँ पर क्या है, ई आपने कोई इवेंट माना है, और ई इवेंट क्या है कि द नंबर आउटकम फेवरेबल टू ई, यानी कि आपने माना नंबर ग्रेटर देन 4। तो नंबर 4 से ज्यादा है उसके इवेंट को आपने ई माना है। तो ऐसे कितने केसेस हैं, इसको अगर आप देखते हो कि 4 से ज्यादा बड़ा नंबर आए, तो एक तो 5 है और एक 6 है, यानी कि टोटल 2 केस ऐसे हैं, 2 केस ऐसे हैं जिनमें आपका नंबर 4 से बड़ा है। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो ई की, ई क्या है, एक इवेंट है नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, आप ऐसे अलग से भी लिख सकते हो, ई इक्वल टू क्या है, इवेंट है जिसमें क्या है, नंबर इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन 4। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना चाहते हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको निकालना है, जिसमें क्या करना है, ऐसे एलिमेंट्स या फिर ऐसे नंबर लेने जो 4 से बड़े हैं।
तो क्या निकालेंगे, जो आपके फेवर में केस है उनको ऊपर, यानी कि 4 से बड़े कितने नंबर, एक 5 है और एक 6 है, तो आपके फेवर में कितने केस हुए 2, तो वो आपको ऊपर लिखना है। अपॉन में टोटल केस आते हैं, टोटल आउटकम्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम्स कितने 6, तो अपॉन में आ जाएगा 6। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे 2 से 1 टाइम और यहाँ से 2 से ये 3 टाइम, तो क्या प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। यही आपको निकाल के दिखाया गया है। तो आपके जो फर्स्ट केस है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, वो क्या आ गई 1/3 आ गई। अब देखते हैं हम सेकंड केस, यानी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। अब आपको क्या चेक करना है कि ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या तो वो नंबर 4 के इक्वल हो या फिर 4 से छोटा हो। तो देखिए आप यहाँ पर देखोगे एग्जांपल में इस टाइप से, ये वाला एग्जांपल चेक करोगे यहाँ, तो 4 ये रहा, 4 की इक्वल है 4, और 4 से छोटे कितने हैं, ये सभी 4 से छोटी वैल्यू हैं, तो इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो टोटल केस कितने हैं जो आपके फेवर में है, वो है 4। आप कोई भी इवेंट एफ मान लोगे कि आपने कोई इवेंट एफ माना, लेट एफ बी इवेंट गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। एफ को आपने एक ऐसा इवेंट माना जिसके वैल्यू क्या है कि या तो 4 है या फिर 4 से छोटी है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एंड टोटल आउटकम कितने हैं 6 हैं, और आउटकम फेवर टू एफ जो आपके फेवर में है, एफ के फेवर में वो कितने आउटकम्स हैं, तो ऐसे 4 आउटकम्स हैं जो कि 4 और 4 से छोटे हैं। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू 4 अपॉन में 2, यानी कि 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम, अपॉन में 2 से 6 को काटेंगे तो 3 टाइम, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी आ गई 2 अपॉन में 3। तो फर्स्ट केस की आपकी प्रोबेबिलिटी आई है 1/3, और सेकंड केस में आपकी प्रोबेबिलिटी आई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बोलेंगे इसको हम, वो क्या आई है 2/3। तो कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3 और 2/3, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब हमने जो भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 आती है, उसको कंफर्म चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को ऐड करेंगे, यानी कि 1/3 प्लस में 2/3, इनको आप ऐड करोगे तो 3 का 3 एज इट इज, 1 और 2 इज इक्वल टू 3, और ये क्या आ जाएगा 1। यानी कि यहाँ से भी प्रूफ होता है कि अगर आप टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो वो क्या आती है, वो 1 आता है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और सीख लेते हैं हम, थोड़ी सी बात। देखो आपके पास दो केस है, एक इवेंट मान लेते हैं हम, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी आने की क्या है, पी ऑफ ई है। ई कोई इवेंट है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आने की, वो ई है। और अगर प्रोबेबिलिटी ई ना आए तो उसको किससे डिनोट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। यानी कि इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ई आने की नहीं है, कि ई आने की प्रोबेबिलिटी नहीं, या फिर आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इसको ऐसे आप कह सकते हो। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है, यहाँ पर देख लेते हैं, ये रहा, देखिए इवेंट ई, यहाँ पर इसको हाईलाइट करते हैं पहले, तो यहाँ क्या लिखा है, इवेंट ई, ऊपर क्या है, इसके ई के ऊपर बार लगा रहा है, इसे क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। रिप्रेजेंटिंग नॉट ई, यानी कि ई नहीं है, इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई। वी ऑल्सो से दैट ई एंड ई बार आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, ई का मतलब तो क्या है कि ई यानी कि प्रोबेबिलिटी है, और ई बार यानी कि इसका मतलब, जिसके अगर हम ऐसे यहाँ पर लाइन लगा दें, ई लिख के और इसके ऊपर कोई भी लाइन लगा दिया, फिर कोई आप इवेंट ए लेते हो उसके ऊपर ऐसे लाइन लगा दो, या फिर बार बोलते हैं इसको, तो ये क्या आएगा, नॉट ई या फिर नॉट ए, की उस इवेंट के ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो किसी इवेंट के आने की और किसी इवेंट के ना आने की प्रोबेबिलिटी, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो भी वो 1 आएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो आपके पास ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि ई आने की प्रोबेबिलिटी, और यहाँ क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई यानी कि प्रोबेबिलिटी ई के ना आने की प्रोबेबिलिटी। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें ई के आने की, तो क्या हो जाएगा, 1 में से माइनस कर देंगे ई के ना आने की प्रोबेबिलिटी को, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। अगर आप निकालना चाहते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई यानी कि ई के ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो क्या करोगे, 1 माइनस, आपने प्रोबेबिलिटी निकाली है ई के आने की, तो आप उसमें क्या कर दोगे, इसको माइनस कर दोगे, तो ये क्या गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। इसके बेस में क्वेश्चन भी करेंगे जिससे कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं हम, इसमें एक और बात देखते हैं, इसमें एक बात और लिखी गई है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अकर इज 0, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। यानी कि अगर आपके पास, जैसे आपने क्या उछाला है, डाइस उछाली है, डाइस में कितने नंबर होते हैं, 1 से लेके 6 तक होते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 8 आने की या फिर 8 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप डाइस में तो 8 होता ही नहीं है, तो ऐसा जो हमारे पास आउटकम हो गया, इवेंट हो गया, वो तो आपके पास डाइस में अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, जिसके आने की कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, जो संभावना ही नहीं है, जो आपके पास है ही नहीं, आपके केसेस में, ऑब्जर्वेशंस में, तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हो। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, या फिर उसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, 0। ठीक है जी।
और उसकी के साथ अगर हम उसका अपोजिट देखें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर टू अकर, और ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको जो पास केसेस में अवेलेबल है, जिसको कंफर्म है कि वो इवेंट आ ही सकता है, तो उसकी उससे क्या बोलेंगे हम, उसको बोलते हैं श्योर या सर्टेन इवेंट। तो आपके पास दो टाइप की इवेंट हो गई, एक तो हो गया पॉसिबल, सॉरी एक तो हो गया इम्पॉसिबल इवेंट और एक हो गया श्योर या फिर सर्टेन इवेंट। इम्पॉसिबल में जो आपके पास इवेंट अवेलेबल ही नहीं है उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे, और जो इवेंट आपके पास कंफर्म है कि ये आपके केस में, आपके ऑब्जर्वेशन में, आपके आपके जो आउटकम्स हैं उनमें अवेलेबल है, उनको आप बोलोगे श्योर इवेंट, ठीक है, या फिर सर्टेन इवेंट्स भी उन्हें बोल सकते हो। एक बात और, अगर हम किसी की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, आपने टेल आने की यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकाली थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, पेन चेंज करते हैं, आपने जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकाली थी वो क्या आई थी, 1/2 आई थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकाली थी वो भी क्या आई थी, 1/2 आई थी। इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.5 आएगा, इसको भी सॉल्व करोगे तो 0.5 आएगा। उसके बाद आपने कुछ डाइस के केस में प्रोबेबिलिटी 1/3 करके निकाली थी, तो उसकी वैल्यू 0.33 कुछ आ रही है। तो इसका मतलब अगर हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से तो बड़ी आएगी और 1 से छोटी आएगी। तो यहाँ पर वही बात लिखी गई है कि किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी अगर आप निकाल रहे हो तो 0 से बड़ी आएगी और 1 से छोटी आएगी, या फिर वो 0 के इक्वल हो सकती है या फिर 1 के भी इक्वल हो सकती है, यानी कि वो प्रोबेबिलिटी जो होगी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, या फिर 0 और 1 हो सकती है। तो ये जो की पॉइंट्स हैं कि दो सभी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, किसी की इवेंट के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 माइनस उस इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी, या फिर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो ये सभी एक की पॉइंट्स हैं, बहुत ही आपको याद रखने वाली चीजें हैं, तो इनको बिल्कुल भूलना नहीं है। इनमें से आपके ऑप्शन टाइप में क्वेश्चन एग्जामिनर फंसा सकता है। अभी क्वेश्चन करते हैं कार्ड के बेसिस पे। कार्ड के बेस पे क्वेश्चन करते हैं कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द पॉसिबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस, बी एन नॉट एन एस। अब देखो, पहले कार्ड के बारे में हो सकता है कुछ बच्चों को पता होगी कार्ड कौन से होते हैं, कुछ को नहीं पता हो, तो पहले कार्ड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कार्ड के बारे में क्या होता है कि अगर आपके पास जो कार्ड है, पैक ऑफ कार्ड जो होता है उसके अंदर 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। कितने टोटल कार्ड होते हैं 52, जिनमें से चार टाइप के कार्ड होते हैं, वो डिवाइडेड इनटू 4 सूट्स ऑफ 13 कार्ड्स, यानी कि 13-13 के पेयर में जो होते हैं, 13-13 के सेट्स में चार टाइप्स के कार्ड होते हैं। तो पहला कार्ड होता है स्प्रेड का, उसका सिंबल इस टाइप से, आपने कार्ड देखे हो जो गली में आपके दादाजी वगैरह इकट्ठे जो बुजुर्ग लोग ग्रुप बना के खेलते हैं, तो उनके पास ये चार टाइप के कार्ड होते हैं। तो ये हुक्म का होता है, जिसे आप स्प्रेड बोलते हो इंग्लिश में, ये ब्लैक वाला उल्टा दिल करके बना देते हैं। उसके बाद क्या है, हर्ट का, इस टाइप से हर्ट होता है। एक होता है डायमंड, जिसे ईंट वगैरह बोलते हैं, और एक होता है क्लब, थ्री, इस टाइप से। तो ये चार टाइप के आपके पास क्या होते हैं, कार्ड होते हैं, और हर कोई कितने होते हैं, 13 होते हैं हर किसी के। ये पहले वाले के भी 13 कार्ड होते हैं, दूसरे वाले के भी, और तीसरे वाले के भी, और फोर्थ वाले के भी। तो सभी चारों टाइप के कार्ड मिलाकर कितने हो जाते हैं, 13 × 4 52 कार्ड हो जाते हैं आपके पास, ठीक है। और जिन पर नंबरिंग क्या होती है, जो फर्स्ट नंबर होता है यानी कि 1, एक नंबर होता है 1 से लेकर यहाँ पर 13 तक नंबर होते हैं, 13 से 10 तक सिंबल लिखे होते हैं, उसके बाद जे, क्यू और के, इस टाइप से नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। जिनमें 1 को क्या बोलते हैं, 1 को बोलते हैं एस, यानी कि इक्का, उसके बाद 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक वही होते हैं। फिर उसके बाद एक जे का, जे लिखा होता है, एक क्यू होता है, एक के होता है। तो इनको बोलते हैं, जे क्या होता है, जैक, एक होता है किंग और एक होता है क्वीन, ठीक है। ये क्या होता है, सबसे बड़ा 13 नंबर पर क्वीन होता है, क्यू सॉरी किंग होता है, क्यू क्या होता है 12 नंबर पर किंग, और जैक होता है जे, ठीक है जी, जो कि 11 नंबर पर होता है। तो इसमें क्या होते हैं कि इसमें कुछ फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है, क्वींस एंड जैक आर फेस कार्ड। तो आपके इन सभी में से तीन जो कार्ड होते हैं, यानी कि किंग, क्वीन और जैक, ये तीनों कैसे होते हैं, फेस कार्ड होते हैं, मतलब इनके ऊपर कोई ना कोई फेस प्रिंटेड होता है, ठीक है। तो अगर टोटल बात की जाए तो टोटल कितने फेस कार्ड हो गए, तो हर किसी में जैसे तीन कार्ड है, किंग, क्वीन, जैक, तो चार तो किंग होते हैं, चार ही क्वीन होती हैं, चार ही जैक होते हैं। तो अगर सभी को आप काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 12 कार्ड ऐसे हैं जो फेस कार्ड होते हैं। तो इतनी नॉलेज मेरे हिसाब से काफी है कार्ड्स के लिए। अब हम देखते हैं इनके बेस पे क्वेश्चन क्या पूछा है। तो क्वेश्चन में क्या है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, कि जो कार्ड के पैकेट है उसमें से एक कार्ड निकाला गया है, हमें बतानी है कि एक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, एस को बोलते हैं इक्का। तो आपके पास चार टाइप के कार्ड होते हैं और हर किसी में इक्का होता है, यानी कि चार आपके पास एस कार्ड होंगे। यानी अगर आप इस इवेंट को ई नाम दो, ठीक है, तो इस इवेंट में कितने केस हो गए, इस इवेंट में आपके पास चार केस हो गए, और टोटल केस कितने होते हैं, टोटल केस होते हैं 52। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस कार्ड, तो क्या होती है फेवरेबल, यानी कि 4/52, ठीक है।
यानी कि अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या लिखा गया है कि देयर आर 4 एस इन अ डेक, यानी कि जो कार्ड का पैकेट होता है, कार्ड का बंडल होता है, उसमें कितने होते हैं, 4 एस होते हैं। लेट ई बी द इवेंट द कार्ड इज एन एस, ई हमने इवेंट माना है कि वो इवेंट कैसा है कि वो एस कार्ड का इवेंट है, ठीक है। द नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, ई के फेवर में कितने आउटकम है, 4 आउटकम है, और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम टोटल कितने हैं, 52। तो आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 4 अपॉन 52, यानी कि 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1/13, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड इवेंट है, जो सेकंड कंडीशन है, उसमें क्या है, नॉट बी एन एस। जो हम दूसरी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसमें क्या है कि एस नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी आए। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं एस ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो हम एफ को इवेंट मानते हैं, कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस। अच्छा जी, तो एक तो था ई, एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है ये क्या है, एस ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो ई हमने क्या माना था, हमने ई माना था एस आने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर मैं इसके ऊपर बार लगा दूं तो ये क्या हो जाएगी, एस के ना आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस। तो ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो इसके दो तरीके हैं। तो एक तो आप क्या करोगे कि 4 एस निकाल दिए, टोटल कितने बचे, 52 माइनस 4, यानी कि 48 कार्ड्स बच गए। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, एफ के केस में कितने फेवरेबल में है, तो 48 अपॉन में 52, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/13, ठीक है। लेकिन अब दूसरा केस, दूसरा तरीका क्या है इसको निकालने का, वो दूसरा तरीका ये है कि नोट दैट एफ इज नथिंग बट ई बार, यानी कि एफ कोई इवेंट कुछ और नहीं है, सिर्फ क्या है कि एस के ना आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि इसको आप ई बार से भी डिनोट कर सकते हो। तो वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट पी ऑफ एफ एज द फॉलो, पी ऑफ एफ यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। तो ई नॉट बोलेंगे कि इसके आने की प्रोबेबिलिटी, वो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो उसमें से ई के आने की प्रोबेबिलिटी हमने माइनस कर दी, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये हमने माइनस कर दी। 1 तो 1 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या थी, 1/3। जब इसमें से आप माइनस करोगे, हाँ एलसीएम लोगे, 13 माइनस 1 यानी कि 12/3। तो ऐसे भी आप प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस निकाल सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि टू प्लेयर्स संगीता और रेशमा प्ले अ टेनिस मैच, दो प्लेयर हैं, एक संगीता है और एक रेशमा है, प्ले अ टेनिस मैच, दोनों ही टेनिस मैच खेलते हैं। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.64। कौन जीत रहा है मैच को, संगीता जीत रही है। तो इसको इवेंट को हम क्या बोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता के मैच जीतने की, यानी ऐसे डिनोट कर देते हैं, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या 0.62 है। वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रेशमा जो जीतेगी मैच को, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, या तो रेशमा जीते या फिर कौन जीते, संगीता। तो अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कौन जीते, रेशमा जीते, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर निकालनी है। हम क्या करेंगे, इस वाली जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस है इसको माइनस कर देंगे 1 में से, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा की जो है प्रोबेबिलिटी इसको माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.62, यानी कि क्या वैल्यू आ जाएगी 0.38। आप चाहो तो यहां से भी देख सकते हो कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग, यानी कि पी ऑफ एस कितनी है, 0.62, ये गिवन है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग, उसको हम पी ऑफ आर मान लेते हैं, आर मतलब रेशमा की प्रोबेबिलिटी जीतने की। तो उसमें क्या कर देंगे, 1 माइनस पी ऑफ एस माइनस कर देंगे, तो वैल्यू क्या आ गई 0.38, ठीक है। इस चैप्टर में से आपके लॉन्ग में क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा तो उसमें बहुत सारे पार्ट देंगे जिससे कि वो आपकी लॉन्ग मार्क्स को सेटिस्फाई करे, ठीक है। बाकी छोटे क्वेश्चन आते हैं तो इतना इजी कंसेप्ट आप आराम से इन क्वेश्चन मार्क्स को अचीव कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो जरूरी है कराने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू बॉल, 2 व्हाइट बॉल एंड 4 रेड मार्बल्स, यानी कि मार्बल्स गिवन है, इनको मैं यहीं कलर कर देता हूं इससे। तो हमारे पास क्या है, 3 ब्लू बॉल है, तो ब्लू बना देते हैं, 3 तो कैसे ब्लू है। उसके बाद व्हाइट है, ये तो व्हाइट पूरा ही हो गया, और 2 आपके पास व्हाइट है, और रेड कितनी है, 4 बॉल रेड है। तो ये हो गई 4 रेड बॉल, 3 ब्लू बॉल और 2 व्हाइट बॉल। तो ये सब आपको कंडीशन या फिर जो आपके केसेस हैं, बॉल्स गिवन है। इफ द मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, इनमें से आपने कोई भी एक मार्बल या फिर जो इसमें गिवन है, मार्बल गिवन है, तो मार्बल निकाला है बॉक्स में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी व्हाइट, तो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो इसको डब्ल्यू से डिनोट कर देते हैं व्हाइट वाले को। तो यहाँ लिख देते हैं व्हाइट इवेंट डब्ल्यू से, ब्लू वाले को बी से डिनोट कर लो और रेड वाले को आर से डिनोट कर लो। अगर आप व्हाइट की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो तो व्हाइट कितनी है, 2 बॉल व्हाइट है, और टोटल कितने हैं 3 प्लस 2 प्लस 4, यानी कि 3 प्लस 2 5 और 5 प्लस 4 9। तो 2/9 क्या आ जाएगी, इस व्हाइट की प्रोबेबिलिटी अगर फर्स्ट की देखी जाए तो 2/9, ये क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल आ गई। अब क्या निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, तो ब्लू बॉल कितनी है, ब्लू बॉल है 3।
अपॉन में टोटल कितनी है 9, तो 3/9 क्या आ गई ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो रेड कितनी है 4 बॉल है और टोटल कितनी है 9, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी आएगी 4/9। तो यहाँ भी सब वही चीज गिवन है, आप चाहो तो इसमें से देख के अपने क्वेश्चंस को और अच्छी बेहतर तरीके से लिख सकते हो, बाकी समझाने के लिए मैंने आपको इस टाइप से बता दिया है। एक क्वेश्चन 9 करते हैं, काफी फेमस क्वेश्चन है, इसमें डबल केस आता है। इस क्वेश्चन में क्या है कि हरप्रीत टॉसेस 2 कॉइन्स, डिफरेंट कॉइन्स सिमिल्टेनियस। अब तक हम क्या कर रहे थे, हमने सिर्फ एक कॉइन को उछाला था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक के साथ एक कॉइन और, यानी कि दो कॉइन को उछालेंगे। आप मान सकते हो कि एक का जो है कॉइन है 1 का है और एक क्या है 2 का है, तो दो कॉइन आपने एक साथ उछाले। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेट एट लीस्ट वन हेड। कम से कम, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक हेड, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। और ऐसी एक केस और बनता है, एट द मोस्ट वन हेड। तो एट लीस्ट और एट द मोस्ट, इन वर्डों का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, अगर वन गिवन है तो कम से कम वन, और एट द मोस्ट वन का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए। ठीक है, तो हम लीस्ट वाला केस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम आउटकम्स के जो केसेस है वो बनाएंगे। आपने दो कॉइन उछाले, तो हो सकता है कि दोनों कॉइन, एक फर्स्ट कॉइन एक सेकंड, तो दोनों पर ही हेड आ जाए एक साथ, हो सकता है सब। और दोबारा हो सकता है कि पहले वाले पे हेड आए और दूसरे वाले पे टेल आ जाए। फिर तीसरा केस क्या हो सकता है कि पहले वाले पर टेल आ जाए और दूसरे वाले पे हेड आ जाए। फिर क्या हो सकता है कि दोनों पर ही टेल आ जाए। इसके अलावा कोई और केस नहीं बन सकती, यानी कि टोटल अगर देखी जाए तो कितने केसेस हो गए, टोटल आपके पास हो गए, टोटल केस हो गए 4। यहाँ लिख दें तो टोटल आपके पास हो गए 4 केस। अच्छा, तो आपसे पूछा है कि कम से कम कितना है, गेट एटलीस्ट वन हेड। तो आपको सिर्फ एक हेड, यानी एटलीस्ट वन हेड तो चाहिए, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो भी आप उन केसेस को अपने फेवर में ले सकते हो। तो इन सब में से देख के ये देखना हमें कि एक हेड किस में आ रहा है, कम से कम एक आना चाहिए। तो पहला केस में दो हेड है, लेकिन हमें कम से कम एक चाहिए, दो अगर एक से ज्यादा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको भी लेंगे। तो पहला केस हम ले लेंगे। दूसरे केस में एक हेड है भाई, बिल्कुल है। दूसरे थर्ड केस को देखेंगे, इसमें भी एक हेड है, लेकिन लास्ट वाले में एक भी हेड नहीं है, तो इस वाले केस को हम नहीं लेंगे। तो अगर देखी जाए तो हमारे, अगर हम ई कोई इवेंट मानते हैं, एटलीस्ट वन हेड, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, इसमें केसेस कितने हो जाएंगे, ई के केस हो जाएंगे 3। तो अगर आपको प्रॉपर्टी निकालनी है, प्रॉपर्टी ऑफ ई कम से कम एक हेड, तो क्या हो जाएगी 3/4। तो इस टाइप से आपकी प्रॉपर्टी ऑफ एटलीस्ट वन हेड निकल जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें से डाइस का, जिसमें डाइस को, दो डाइस को उछालेंगे। तो हाँ, ये रहा वो क्वेश्चन। जैसे हमने टू कॉइन का केस किया, वैसे ही हम टू डाइस का केस करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या है कि टू डाइस, वन ब्लू एंड वन ग्रे, दो कलर की डाइस हैं, कोई भी ले लेंगे, दोनों को हमने एक साथ उछाला। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। सबसे पहले तो जो उनके आउटकम्स आएंगे वो हमें लिखने हैं। उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप इज ऑफ द डाइस। पहले में 8 है, दूसरे में 13 है, और उसके बाद क्या है 12। तीन केसेस हैं। सबसे पहले तो हम उनके केस बनाएंगे, अगर हम दो डाइस को उछाल रहे हैं तो उनके लिए क्या केसेस बनेंगे, पहले हम वो देखते हैं। देखो, एक ब्लू डाइस है और एक ग्रे डाइस है, जब हम दोनों को उछालेंगे तो इधर हम उनके लिख लेंगे 1 2 3 4 5, ऐसी 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से हमारे पास एक एक डाइस के केस हो जाएंगे। जब इनके पूरे केसेस बनाएंगे तो हो सकता है पहले, अगर जो डाइस है तो उसको 1 आ रहा है और 1 के साथ दूसरी डाइस पे 1 आ रहा है, लेकिन फर्स्ट डाइस पे 1 आ रहा है और दूसरी डाइस पर 1 के साथ 2 आ रहा है, ऐसी 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6। फिर दूसरा केस क्या लेते हैं कि पहली डाइस पर 2 आ रहा है, लेकिन जो पहली जो डाइस और ले रहे हैं साथ में उस पर 1 आ रहा है, फिर ऐसी 2 और 2 आ रहे हैं, 2 3 2 4 2 5। तो ऐसे करके आपके पास क्या है, सभी आपके टोटल जो आउटकम्स है वो ऐसे फ्रेम हो जाएंगे। फ्रेम करने के लिए क्या तरीका लगाओगे आप कि एक इस टाइप से हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, इस टाइप से आप जो 1 to 6 तक काउंटिंग कर लोगे, फिर इनको मिलाकर जैसे जहां पर ये रो और कॉलम, यानी कि ऐसे क्रॉस करोगे तो 1 1, 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, फिर उसके बाद 1 के साथ ये 4 कर दोगे, फिर 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। तो ऐसे करके टोटल जो कितने हैं 36 केस आपके पास यहाँ बन जाएंगे। ठीक है, इतना केस बनने के बाद अब हम, हमारा जो पहला टास्क था कि हमें जितने भी केस थे वो लिखने थे, वो हमने लिख चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी फर्स्ट केस की, हम उस पर ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि फर्स्ट केस में हमसे क्या प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, पहले टोटल लिख देते हैं, टोटल कितने हैं, टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास 36। तो पहला केस क्या है, पहला केस है कि डाइस के टॉप पर हमें कितनी चाहिए, हमको 8 चाहिए सम।
यानी कि दो जो डाइस को उछालेंगे तो उनको हो सकता है किसी पे 4 आए, किसी पे 5 आए, किसी पे 6 आए, तो उनको हमें ऐड करना और ऐड करके देखना है कि जिन पर जितने भी नंबर पर 8 आ रहा है ऐड करने के बाद, वो हमें उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इस सब में से आप चेक करो कि 8 कितने पर आया है। 1 और 1 को ऐड करोगे तो 2 आएगा, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए। 1 और 2 को 3 आएगा, ये भी नहीं चाहिए। ऐसे ही 1 3 ये 4 होता है, ये भी नहीं चाहिए। तो हमें इस वाले रो में ऐसा कोई भी केस नहीं मिलेगा जिसको ऐड करने पर 8 आए, तो ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। अच्छा ये वाला चल जाएगा। 2 और 6 को जब आप ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 3 5 को ऐड करेंगे तो भी 8 आएगा, 4 4 को ऐड करेंगे तो भी 8 आएगा, और 5 3 को करेंगे तो भी 8, और 6 2 को ऐड करेंगे तो भी 8 आएगा। इससे बड़े वाले देख लेते हैं, जैसे 3 और 6 है, इनको करने पर 9 आ रहा, लेकिन हमें 9 नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ 8 वाले। तो 8 वाले कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो 8 के लिए हमारे पास कितने हो गए? अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालनी है 8 की, क्योंकि 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5 तो हमारे पास केसेस हैं उसके जो फेवर में है, और टोटल कितने हैं? 36। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/36। सेकंड केस में हमको चाहिए 30, ठीक है। सेकंड केस में हमसे पूछा गया है कि 13 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक बार आप खुद सोचो कि आपके पास हाईएस्ट नंबर कितना है? 6 है। तो 6 को ही अगर आप 2 बार ऐड करोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा, ठीक है। अच्छा 12 13 से छोटा ही है, यानी कि 6 से बड़े हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो किसी के भी ऐड करने पर हमारे पास 13 नहीं आएगा। तो ये इवेंट ही अगर आप ध्यान से सोचो, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये कैसा है? इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, वो क्या होती है? 0। यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर 13 निकालने की देखें तो क्या आएगा? 0 आ जाएगी, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। उसके बाद थर्ड टाइप क्या है? यानी कि थर्ड हमारा जो आंसर क्वेश्चन है, लेस देन और इक्वल टू 12। तो हमें ऐसे नंबर चाहिए, ऐसे सम चाहिए, या तो वो 12 के इक्वल आए या 12 से छोटे आए। तो उसमें सारे जो हमारे केसेस हैं सभी के सभी आ जाएंगे, क्योंकि किसी को भी ऐड कर लो या तो 12 से छोटे आएंगे या फिर 12 ही आएंगे। आप सबसे बड़ा वाला करोगे 6 और 6 12, तो इसको भी ले लेंगे। इससे छोटे कोई भी यहाँ से ले लेता हूँ, 4 इंटू 1 5, सॉरी 4 + 1 5, तो ये 12 से छोटा है तो सभी आ जाएंगे। तो इस बार अगर हम देखें कि लेस देन और इक्वल टू 12 वाला चाहिए हमें, तो आप इसे जब आप सॉल्व करोगे देख के तो उसमें कोई भी इवेंट का नाम दे दोगे, लेकिन समझाने के लिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कोई इवेंट ऐसा ले रहे हो जिसमें सम आपका या तो 12 आए, यानी कि 12 या फिर उससे छोटा आए, तो उसमें आपके सभी के सभी 36 केसेस आ जाएंगे, और अपॉन में क्या आ जाएगा? टोटल केस 36, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? फिर 1 आ जाएगी। आई बात समझ में? तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ में आया होगा। जितने भी सभी जो जरूरी क्वेश्चंस हैं, सिंगल टाइम कॉइन उछालना है, डबल टाइम कॉइन उछालना है, सिंगल टाइम हमने डाइस का चेक किया और डबल टाइम डाइस का चेक किया, तो सभी जरूरी क्वेश्चंस मोस्टली कवर कर दिए गए हैं। और जहां तक ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि सभी मोस्टली क्वेश्चंस आपके इन्हीं में से फंस जाएंगे, तो इन क्वेश्चंस को और अपने एक्सरसाइज को बिल्कुल ध्यान से करना है। तो कोई डाउट आए फिर से आप वीडियो चेक कर सकते हो, वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगी। एक बार देखो, 2 बार देखो, अच्छे से कंसेप्ट समझो, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन समझो, फिर उसके बाद अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और कंसेप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं।